लेकिन क्या पुनर्जागरण से यूरोप तुरंत बदल गया? क्या पुनर्जागरण ने यूरोप के चप्पे चप्पे को प्रभावित किया? ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत यह है कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप का पश्चिमी हिस्सा प्रभावित हुआ, वो भी इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड का वो हिस्सा जो शहरों में रहता था, जो आर्थिक रूप से थोड़ा आगे था, पहले वो प्रभावित हुआ। पूर्वी यूरोप पर तो बहुत बाद में इसका असर पड़ा और बहुत थोड़ा असर पड़ा। पहले शहरों में भी मध्य वर्ग पर ज्यादा असर पड़ा, उसको पुनर्जागरण से ज्यादा लाभ मिला और निचले स्तर तक आते आते बड़ा समय लग गया। ऐसा कुछ नहीं था कि तुरंत क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। हाँ, परिवर्तन शुरू हो गए, इसको हम स्वीकार करेंगे। और इसीलिए अगले 200 साल, जिसको हम 16वीं से 18वीं शताब्दी का युग कहते हैं, यूरोप में एनलाइटनमेंट, प्रबोधन का युग है, तमाम नई नई उपलब्धियों का युग माना जाता है। तो थोड़ा इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। लिखिए, पुनर्जागरण से सर्वप्रथम पश्चिमी यूरोप प्रभावित हुआ और मोस्टली वेस्टर्न यूरोप was benefited by Renaissance of Italy, France, Germany and England was maximum benefited by it। चूंकि अंडरलाइन करेंगे, यही समय आर्थिक परिवर्तनों का भी था। Since same era was also of economic changes, यही समय आर्थिक परिवर्तनों का भी था, जिससे आर्थिक रूप से प्रगतिशील वर्ग पुनर्जागरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ। जिससे आर्थिक रूप से पुनर्जागरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ। ड्यू टू विच इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव कम्युनिटी was maximum benefited by Renaissance। यह शहरी मध्य वर्ग था। It was urban mediocre class, जो कला और साहित्य में अपनी रुचि प्रदर्शित कर रहा था, which had shown its interest in art and literature, कला और साहित्य में अपनी रुचि प्रदर्शित कर रहा था। इसी समय बीथोवन जैसे संगीतकार आए। बीथोवन लाइक म्यूजिशियन were emerged meanwhile, जिन्हें यूरोप के शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है। Who is regarded as innovator of classical music of Europe, शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत देकर
बाइबिल बाइबिल की अवधारणा के विरुद्ध सराहनीय साहस प्रदर्शित किया, सराहनीय साहस प्रदर्शित किया। कोपरनिकस had shown remarkable dare through elaborating heliocentric theory यूरोप मध्य युग से निकलकर, फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। यूरोप was ready to enter in modern era, leaving behind medieval era, आधुनिक युग में प्रवेश के लिए तैयार हो गया। पैराग्राफ बदल दे। पुनर्जागरण से कोई क्रांतिकारी और तात्कालिक परिवर्तन नहीं हुए थे। नो रेवोल्यूशनरी एंड इमीडिएट चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड बाय रेनेसां। रेवोल्यूशनरी एंड चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड बाय रेनेसां। पहले पश्चिमी यूरोप का शहरी मध्य वर्ग से प्रभावित हुआ, और मोस्टली अर्बन मीडियोकर ऑफ वेस्टर्न यूरोप was influenced by it, शहरी मध्य वर्ग इससे प्रभावित हुआ, was influenced by it। पूर्वी यूरोप और ग्रामीण क्षेत्रों तक यह बहुत बाद में ही पहुंचा। पूर्वी यूरोप और ग्रामीण क्षेत्रों तक यह बहुत बाद में ही पहुंचा। ईस्टर्न यूरोप एंड रूरल एरियाज वर influenced after a long decades। यूरोप रूढ़िवादिता धीरे धीरे ही समाप्त हुई। ऑर्थोडॉक्स टेंडेंसी ऑफ यूरोप was gradually eliminated, धीरे धीरे ही समाप्त हुई। पुनर्जागरण फिर से अंडरलाइन करेंगे। यूरोप के आर्थिक राजनीतिक हितों के पक्ष में भी था। रेनेसां was in the favor of economic political benefits of Europe। पुनर्जागरण से एक महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग का उदय हो रहा था। An ambitious mediocre was promoting by रेनेसां, जिसने राष्ट्र राज्य की अवधारणा को और मजबूत बनाया। which had strengthened phenomena of nation state, राष्ट्र राज्य की अवधारणा को और मजबूत बनाया। यूरोप वैज्ञानिक प्रगति की राह पर चलने के लिए अग्रसर था। यूरोप was attentive to move on path of science and technology,
यही यही वह तत्व है जिसने यूरोप और एशिया में बुनियादी अंतर ला दिया। इट इज द एलिमेंट which marked drastic change between यूरोप एंड एशिया। पैराग्राफ बदल दें। भारत में पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो सका। इन इंडिया Renaissance was initiated since 28th century। इस प्रकार यह यूरोप से कई शताब्दी पीछे था। In this way it was many centuries behind in comparison to Europe। भारत में पुनर्जागरण प्रारंभ होने के साथ ही आर्थिक विकास प्रारंभ न हो सका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट couldn't be started in India along with Renaissance। इसीलिए भारत को पुनर्जागरण का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। It is why no requisite benefit of Renaissance was obtained by India। भारतीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी रही। India's Renaissance was much slower, जिससे भारत में मध्ययुगीन प्रवृत्तियां पूर्णतया नष्ट नहीं हो सकी। Due to which medieval era tendencies couldn't be removed in India properly। पूर्णतया नष्ट नहीं हो सकी। भारत की पराधीनता भी पुनर्जागरण की मार्ग में एक बड़ी बाधा बना। India's slavery was also a hurdle in path of Renaissance। क्योंकि उपनिवेशवादी शासन भारत को भ्रमित करने में अधिक विश्वास रखता था। Because colonial ruling believed more to deviate India। बस हेडिंग डालिए, प्रबोधन का युग, era of enlightenment, प्रबोधन का era। सरल भाषा में वैज्ञानिक आविष्कारों का युग। सरल भाषा में यूरोप के आधुनिक युग में इंटर कर जाने का युग। ये अंतर है। वो लोग 17वीं शताब्दी से बाकायदा आधुनिक युग में आ चुके थे। ये टेंडेंसी हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी से शुरू हुई
और पूरी तरीके से आधुनिक बनने में तो बहुत समय लगा। तमाम उल जुलूल के लक्षण तो अभी भी विद्यमान है वैसे ही। तो ये एक बड़ी बात है कि 200 साल से ज्यादा का अंतर है, और ये 200 साल के ज्यादा का अंतर भी इस तरीके से है, उनकी गति भी तेज है हमारी तुलना में। ये प्रबोधन क्या है? 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप ने अपने आप को हर क्षेत्र में एक्सप्रेस किया, हर क्षेत्र में को आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। राजनीति के क्षेत्र में नेशन स्टेट्स का उदय हो चुका था, सिर्फ जर्मनी और इटली बस अभी नहीं जन्मे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये सब बाकायदा नेशन स्टेट बन चुके थे। इनमें से तमाम ने धीरे धीरे इस युग में पार्लियामेंट बनानी शुरू कर दी थी, लोकतंत्र को जन्म देना शुरू कर दिया था। यानी जनता के अधिकार वहां इसी समय से सुरक्षित हो गए थे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप कल्पना करिए, अपने यहाँ ये लोग फ्री ट्रेड को जन्म दे रहे थे, अपने यहाँ ये लोग लोगों के आर्थिक अधिकार सुनिश्चित कर रहे थे, और हमारे यहाँ ये कॉलोनी बना रहे थे। हमारे यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल लेते थे, हमें तैयार सामान बस बेचते थे, और अपने यहाँ ये आर्थिक रूप से अग्रणी हो रहे थे। सामंतवाद का नामो निशान खत्म हो रहा। उसी प्रकार से ये विज्ञान के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां सामने ला रहे थे। न्यूटन का युग है, उसी प्रकार से ये विलियम हार्वे का युग है, उसी प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन का युग है, नेपियर का युग है, मैथमेटिक्स से लेते हुए, और उसी प्रकार से न्यूटन तो साइंस के कई क्षेत्रों में मशहूर है। विलियम हार्वे ने चिकित्सा जगत को एक नई भूमिका दे दी। ये लोग साइंस के प्रति इंटरेस्ट रख रहे हैं। 1660 में न्यूटन ने एक रॉयल सोसाइटी का गठन किया था। रॉयल सोसाइटी में यूरोप भर के विद्वानों को न्यूटन ने शामिल किया है। सब अपने नए नए सोच विचार दिया करते थे और न्यूटन उसको प्रकाशित करते थे। कुछ लोगों ने आरोप लगा दिया कि न्यूटन की तमाम थियरी हमसे ली गई हैं, ये वो एक अलग बात है, उस पर भी हमें बात नहीं करनी है। वो लोग इस दिशा में बढ़ रहे थे, और हमारे यहाँ आप देखेंगे तो ये इरा कोई बहुत अच्छा युग नहीं था। अकबर की डेथ के बाद जैसे साइंस वगैरह की तरफ सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। ये टॉमस रो ने बताया है कि जब उसने जहांगीर से कहा कि हमारे यहाँ मशीन से अंडरग्राउंड वाटर निकाल लेते हैं, तो जहांगीर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि अकबर के अंदर बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंटरेस्ट था। उसका नेचर बेसिकली प्रोग्रेसिव था। यहाँ हम देख रहे हैं कि यूरोप तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आप पाएंगे कि इस समय यूरोप में अनेक महत्वपूर्ण जो है विचारक आने वाले हैं, जो पूरे यूरोप को बदल देंगे। लाक एक ऐसा चिंतक जिसने बताया आजादी क्या होती है। सिर्फ आपको राजनीतिक रूप से आजाद होना है या आजादी का कोई और अर्थ होता है। जवाहरलाल नेहरू लाक को अक्सर एक्सप्रेस करते थे और बताते थे कि आर्थिक सामाजिक आजादी के बगैर राजनीतिक आजादी अधूरी है। तो लाक का ये दर्शन यूरोप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। वो लोग समाज में बराबरी की बात करने लगे महिलाओं के लिए। अब पहले जैसा समाज नहीं रहा। हकीकत यह है कि उनके डार्क एज में 13वीं शताब्दी तक महिलाओं के लिए यूरोप एशिया से बदतर था, बेहतर की जगह। एशिया तो खैर था ही बदतर, लेकिन इससे भी गई गुजरी स्थिति जो थी वो यूरोप की थी। वहां बहुत दिनों तक स्त्रियों में आत्मा होती ये नहीं माना जाता था। पुरुषों में आत्मा होती, स्त्रियों में नहीं होती। पूरे यूरोप की ये सोच थी। लेकिन अब धीरे धीरे समाज में वो लोग महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, अपने मतभेदों को खत्म कर रहे हैं। और एक आश्चर्य की बात है, इतना दोमुहा जीवन वो जी रहे हैं। अफ्रीका से लोगों को गुलाम बना के बेच भी रहे हैं दुनिया में। गुलामों का व्यापार एक बड़ा चर्चित व्यापार रहा है। बहुत से लोगों को बहुत धन मिला है इस अवधि में, और ये गुलाम ले जाकर पैसे के क्षेत्र में इसी अवधि में बेचे गए। वहां जब उनका प्रयोग कर लिया गया, थोड़ी समृद्धि आ गई,
जिनके पास समृद्धि आई वो फिर ब्रिटेन से भी अलग हो गए। अमेरिका की स्वतंत्रता का संग्राम। उसी प्रकार से इसी अवधि में रूसो का जन्म होता है, वॉल्टेयर का जन्म होता है, मॉन्टेस्क्यू का जन्म होता है, और इन सब ने वास्तव में पहले फ्रांस को, फिर यूरोप को और अंत में दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब लिखता है। तानाशाही के विरुद्ध ये किताब बहुत लोकप्रिय हुई। वो बताता है कि बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता कुछ ये है कि राजा प्रजा की रक्षा करेगा, प्रजा राजा को कर देगी। अगर राजा रक्षा करने में असमर्थ है तो प्रजा टैक्स देने से मना कर सकती है। फ्रांस की क्रांति में यही विचारधारा चलती रही। बाद में फिर जब अमेरिका इंग्लैंड से अलग हुआ तो यही मुद्दा उठाता था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आप हमको अपनी संसद में जगह नहीं देंगे तो हम भी आपको टैक्स नहीं देंगे। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, सेपरेशन ऑफ पावर। तानाशाही को खत्म करना है तो एक संसद बनाओ, कानून वो बनाए, ब्यूरोक्रेसी उस कानून को इंप्लीमेंट करे और जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहे और वो जुडिशियरी जो है इसको लागू करे। ये मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा। तो इस तरीके से ये वॉल्टेयर जो है अब यूरोप को सबसे महत्वपूर्ण बूस्टअप देने वाला है। राजनीतिक लड़ाइयां लड़ना उतना कठिन नहीं होता है जितना कि रूढ़ियों से मुक्ति पाना। धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त हो जाना बहुत बहुत कठिन होता है। तो उस परिस्थिति में उसने चर्च के खिलाफ आवाज उठाई, चर्च की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई और चर्च के बंधनों से जनता का आह्वान किया कि अपने आप को मुक्त करना। ये चीज तो यूरोप के लिए बड़ी नई बात थी क्योंकि चर्च उनके जीवन में छाया हुआ था। और जब वो चर्च के खिलाफ उठ खड़े हुए तो वास्तव में आज जैसे हो गए। आज देखिए तो उनके जीवन में हर चीज का एक बैलेंस आपको दिखे। ये तमाम बेवकूफ टाइप के लोग भारत में जो अपने आप को किसी भी धर्म का धर्म गुरु कहते हैं, सिर्फ वही बताते हैं कि पश्चिम में ये गलत हो रहा है, पश्चिम में वो गलत हो रहा है। आप हकीकत पाएंगे पश्चिम में मोरल वैल्यू भी आपसे ज्यादा है। वहां मोरल वैल्यू यहां से ज्यादा। यहाँ का आदमी ज्यादा घटिया हरकतें करता है। आर्थिक तरक्की भी वहां ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये सब बिना देखे स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले पश्चिम और पूरब के समन्वय की बात कही थी। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि वो लोग चाहे जितने बड़े एंटरप्रेन्योर हो जाए, भारत में बताइए अजीम प्रेम जी को छोड़ दीजिए, बाकी आप एक नहीं ले पाएंगे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की दिशा में। एक नाम आपके पास नहीं है बताने के लिए कि इस प्राइवेट कंपनी ने ये जनहित का काम किया। वहां वॉरेन बफेट, बिल गेट्स अपनी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा जनहित के लिए दे चुके हैं। आपको अगर लगता होगा नहीं सर आपने रतन टाटा का नाम नहीं लिया, जितने स्कैम पिछले 2 दशकों में हुए सब में टाटा ग्रुप शामिल रहा। जितने स्कैम हुए, चाहे बंगाल का सिंगूर वाला मसला हो, चाहे संसद भवन की छत टपक रही हो, सब में टाटा शामिल है। आप कहेंगे तो टाटा ग्रुप नहीं, टाटा ग्रुप नहीं, ये जेआईडी टाटा, जमशेद टाटा, इनकी बनाई हुई गुडविल है जिसको रतन टाटा कैश करा रहे। इन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया है कि इनको हम जेआईडी टाटा का 1% भी मान लें। वो निश्चित तौर पे भारत के एक रत्न थे और उनको भारत रत्न मिलना निश्चित तौर पे जरूरी था। लेकिन अगर उनकी तुलना आप रतन टाटा से कर देंगे तो कुछ वैसी ही बात हो गई कि आप कहते महात्मा गांधी का बेटा भी महात्मा गांधी। इतना अंतर हो जाता है। हम लोग ये जो आप सुनते होंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ लोगों को सबने चुन रखा है उसी के जाके। को ये नहीं रहता है कि हम इसको जब सुनेंगे तो हमें कुछ ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो उसके पास खुद ही नहीं होता, देगा क्या। यहाँ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा।
जाएंगी, ये कह के आमंत्रित किया जाता है। वो बार बार आपको पश्चिम की बुराई करते हुए नजर आएंगे। क्यों जानते हैं? तरीके से अल-बरूनी ने 1000 साल पहले ये बात बता दी थी कि यहाँ का जो आम व्यक्ति है वो अपनी स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहता। उसको लगता है पढ़ने लगेंगी तो प्रश्न करने लगेंगे। अल-बरूनी का वाक्य, पढ़ने लगेंगी तो हो सकता है कुछ न करें, मुक्त हो जाएंगे। आश्चर्य की बात है कि अल-बरूनी के अपने क्षेत्र में या इस्लाम में स्त्रियों की स्वतंत्रता उस समय थी? नहीं थी, लेकिन अल-बरूनी ऐसा कहता है। इसीलिए तो अल-बरूनी को हम लोग इतना महत्व देते हैं कि उसको इंडोलॉजी का जनक बताते हैं, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी का जनक बताते हैं। कि उस युग में आकर वो इतना साइंटिफिक सोच रख रहा है, 1017 में किताब लिख रहा है और इतनी साइंटिफिक सोच है उसकी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जानबूझकर ऐसे आप बोलेंगे कि पश्चिम बहुत खराब है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आप जब वहां जाएंगे तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना सीख जाते हैं। और क्वेश्चन मार्क लगाना जब आप सीख जाते हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि आप रूढ़ियों से मुक्त हो जाते हैं, आप सीधे ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। नीचे फिर किसी स्तर पे आपको बरगलाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आते रहो और रूढ़ियों से मुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रोग्रेसिव बनने की कोई आवश्यकता नहीं। इन सब के जाने के बाद यूरोप पूरा बदला हुआ था। अब उसकी टक्कर ये सड़ा गला एशियन समाज नहीं ले सकता था। हमारे यहाँ धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। धर्म के नाम पर पाखंड यहाँ हमारी पहचान बन चुकी थी। चीन अफीमचियों का देश बनने की ओर अग्रसर था और मध्य एशिया से लेते हुए वेस्टर्न एशिया तक धार्मिक झगड़े हो रहे थे। वो इन सब चीजों से ओवरकम कर चुके थे। तो उनकी टक्कर अब कोई नहीं ले सकता था। उनकी टक्कर तब तक कोई नहीं ले सकता था जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूरोप ने अपना नैरेटिव बदल दिया। उसके पहले यूरोप साइंस एंड इकोनॉमी बस दो चीज पे जोर देता था। खूब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्जित करो, अर्थव्यवस्था खूब विकसित करो। इसका असर समाज पर पड़ेगा बढ़ते चले गए, लेकिन अपने लिए बढ़ रहे थे। यही लाभ कह दीजिए को अपनी कॉलोनी को पहुंचा दें कि भारत को रखा है, अफ्रीका को गुलाम बना रखा है, अफ्रीका के लोगों के साथ भी यही व्यवहार कर दें, ये नहीं करेंगे। यहाँ वो एकदम क्लियर है। अपने यहाँ तो सब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो सब कुछ गुलाम बना रहे हैं। हमारे यहाँ सारी चीजें निगेटिव कर रहे हैं। तो ये भी एक उनकी चतुराई है। लेकिन ये है कि इस युग के बाद अब यूरोप बहुत आगे निकल गया। प्रथम विश्व युद्ध तक वो दुनिया को लीड ही करता रहा। ये उसकी क्षमता हो गई थी कि छोटा सा हॉलैंड इतने विशाल इंडोनेशिया पे अधिकार किए था। इंग्लैंड अपने से 20 गुना ज्यादा बड़े भारत पर अधिकार किए हुए था। यूरोप के लगभग हर प्रमुख देश ने चीन को अपने प्रभाव क्षेत्र में बांट रखा था। और इस पूरी अवधि में अगर कोई बचा हुआ था जो यूरोप की डोमिनेंसी नहीं मान रहा था, फिर थोड़ा बाद में तो जापान था। जापान सबसे अलग थलग वही तरक्की बस करने की राह पे अग्रसर था। और अंतर वो आपको साफ दिखेगा कि जापान में और शेष एशिया में एक बहुत बड़ा अंतर वो इसी अवधि के कारण दिखता है। तो लिख लीजिए जरा, प्रबोधन का युग, इरा ऑफ एनलाइटनमेंट। प्रबोधन का युग, इरा ऑफ एनलाइटनमेंट। ब्रैकेट में 17वीं 18वीं शताब्दी, 17वीं 18वीं शताब्दी। पुनर्जागरण का व्यवहारिक रूप यूरोप में बौद्धिक क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेनेसांस could be observed
in era of enlightenment, era of enlightenment, यूरोप में बौद्धिक क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। इसे ही प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी वालों को नहीं लिखना है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ Renaissance could be observed in era of enlightenment. यूरोप जागरण के साथ ही मध्ययुगीन प्रवृत्तियों से मुक्त होने लगा था। यूरोप started to get rid of medieval era tendencies, along with Renaissance, मध्ययुगीन प्रवृत्तियों से मुक्त होने लगा था। यूरोप 17वीं 18वीं शताब्दी में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई सोच और आविष्कारों के साथ प्रवेश कर रहा था। यूरोप was entering in new world with new dimensions in 17th 18th century. यह यूरोप की विश्व पर दबदबा बनाने की तैयारी थी। It was preparation of Europe to dominate over world, जिसके लिए उसने खुद को राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक प्रत्येक क्षेत्र में बदल डाला था। For which it was completely transformed in political, economic, scientific and philosophical field. पैराग्राफ बदल दें। न्यूटन को इस युग का महानतम वैज्ञानिक कहा जा सकता है। न्यूटन कुड बी ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस era. इस युग का महानतम वैज्ञानिक कहा जाता है। 1660 में न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी की स्थापना की। In 1660 न्यूटन फाउंडेड रॉयल सोसाइटी। न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी की स्थापना की। न्यूटन फाउंडेड रॉयल सोसाइटी। यह यूरोप के वैज्ञानिकों का एक ऐसा संगठन था which was such organization of
साइंटिस्ट ऑफ यूरोप, सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के वैज्ञानिकों का ऐसा संगठन था, ऐसा संगठन था, साइंटिस्ट ऑफ यूरोप, जिसने जिसने प्रत्येक क्षेत्र पे, जिसने प्रत्येक क्षेत्र में नए 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 विचारों को प्रकट किया, which expressed new thoughts in every field. 1687 में न्यूटन ने प्रिंसिपिया की रचना की। प्रिंसिपिया written by Newton was published in 1687. Written by Newton was published in 1687. न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के कालजयी सिद्धांत दिए। न्यूटन elaborated infallible principles of gravitational force and motion आज का अंतरिक्ष विज्ञान न्यूटन के ही सिद्धांतों पर आधारित है। Today's space technology is based on principles of Newton, न्यूटन के ही सिद्धांतों पर आधारित। न्यूटन कैलकुलस के भी जनक। न्यूटन इज आल्सो इनोवेटर ऑफ कैलकुलस। न्यूटन इज आल्सो इनोवेटर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के भी जनक हैं, जो भवन निर्माण और वाहन उद्योग की रीढ़ है, which is backbone of construction and automobile sector. हम लोगों को अगर सही तरीके से हाई स्कूल तक पढ़ाया जाता तो लोग इतना ज्यादा कैलकुलस वगैरह से अरुचि न रखते। एक बिल्डिंग आप देखते होंगे इस तरीके से बनी रहती, पहले ऊपर जाती फिर ऐसी चली जाती। ये वाला हिस्सा टूट के गिरता क्यों नहीं है नीचे? कैलकुलस के सिद्धांत यहां लगाए जाते हैं कि अब इसको कितना आगे तक लिया जा सकता है, इसके आगे ले जाने पर टूट के गिर जाएगी। ऐसी बिल्डिंग आप देखिएगा नेट पे आपको मिलेगी। आप किस जगह वाहन में ब्रेक लगाएं कि वाहन पूरा का पूरा चाहे जितनी स्पीड से चल रहा हो तुरंत रुक जाए? ऐसा क्या, कौन सा सिद्धांत? ब्रेक ये ऐसी कौन सी क्षमता होती कितनी स्पीड से चल रहे वाहन को रोक देती है? जब वो मूवमेंट है और उसमें एक मास भी, तो संवेग है, उसको रोक पाना बड़ा कठिन है। आप देखते होंगे जब कोई नदी तेज गति से चलती है और अचानक उसको सिल्ट मिल जाता है रास्ते में, तब फिर उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है। फिर रास्ते के सारे भवनों को एकदम उखाड़ते हुए चलती, क्योंकि अब उसके पास मोशन के साथ साथ वेलोसिटी भी। लेकिन तेज गति से चल रहे वाहन को कैसे तुरंत रोक दिया जाता है? कैलकुलस से तय होता है कि किस पर्टिकुलर जगह इसका ब्रेक लगाया जाना चाहिए। तरीके से बता के व्यवहारिक क्वेश्चन रखे गए होते जो न्यूमेरिकल टाइप से कर देते हैं कि ये क्वेश्चन है, अब इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करो, चाहे दो ही करो लेकिन ये करो, तो आदमियों का इंटरेस्ट बढ़ता। तो यहाँ फालतू के जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन
उसके न्यूमेरिकल रख दिए गए, आदमी को मालूम नहीं कि इसका क्या होना है जीवन में प्रयोग। हमारे यहाँ सही तरीके से मैथ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया ही नहीं गया। बीएससी में एलोकेशन करके एक टॉपिक रहता है, ये टॉपिक मदद करता है कि अगर इतने टीके आ गए हैं तो सबसे पहले किसको टीके लगाए जाएं, कैसे कैसे टीके लगाए जाएं, ये एलोकेशन से लोग सीखते हैं। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल बस दे देते हैं, वो बताना ही नहीं चाहते हैं कि ये इस प्रकार के प्रश्नों का हल करने में सहायक होता है। 1 करोड़ जनसंख्या को टीके लगाने, अभी 5 लाख टीके हैं और 2 लाख पर डे ही बन पाएंगे और हमारे पास कुल 60 दिन का समय है, कैसे टीके लगेंगे। इसको एक क्वेश्चन में पहले कन्वर्ट करना सीखो, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से भी ज्यादा बड़ी चीज। बस न्यूमेरिकल दे दिए गए, आदमी कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि यूज कहां करना है जीवन में। उसी प्रकार से जितना भी डिफेंस स्टडी की बातें होती हैं, आप सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कितनी उनमें जरूरत पड़ती है जीवन में। और ट्रिग्नोमेट्री अगर उस तरीके से व्यवहारिक रूप करके हाई स्कूल वगैरह में, इंटर में बताई जाती, सबका बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है। यूरोप वाले इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं, हमारे यहाँ आदमी चाहे जितना पढ़ लेता है, व्यवहारिक पक्ष का क्वेश्चन बताने में बड़ी उसको दिक्कत होती है। इसीलिए कंपटीशन में समस्या आने लगती, क्योंकि कंपटीशन में तो व्यवहारिक क्वेश्चन ही आते हैं। और ये सारी चीजें यूरोप इस रूप में सीख रहा था। हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, हम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में पहले कन्वर्ट करें, ये नहीं सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को, अभी भी नहीं सिखा रहे। ये यूरोप और भारत का एक बुनियादी अंतर है। बाकी जिन भी देशों ने व्यवहारिक रूप दे दिया, उनके यहां देखिए छोटे छोटे स्तर पे आविष्कार होते हैं। चाइना वगैरह में छोटे छोटे स्तर पे आविष्कार करके छोटी छोटी सस्ती सस्ती चीजें लोग तैयार कर लेते हैं। साइंस को व्यवहारिक रूप जो है देने की आवश्यकता थी, यूरोप ने दे ली, और भारत में उसका व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं। इसीलिए एक सामान्य व्यक्ति जो जुगाड़ नाम की मशीन बना लेता है, उसको हम ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट कहेंगे उस व्यक्ति से जिसने सिर्फ न्यूमेरिकल या इन सब तरीके की चीजों पे ध्यान दिया। तो आप तो सभी जानते हैं, वो सारे बच्चे जो इंजीनियर के हैं वो तो जरूर जानते हैं कि असली नॉलेज जो है प्रैक्टिकल मिलता है, किताबों से नहीं। किताब ही प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बना दो, क्यों फालतू की चीजों को बताने की कोशिश की जा रही है। यूरोप ने यही चीज सीख ली, इसलिए वो आगे बढ़ता चला जाता है, नई नई चीजें सामने चली आती हैं। हमारे यहाँ बिजली कैसे बनती है एक लाइन में कहा जाए तो आदमी नहीं बता पाता है। यूरोप का बच्चा बच्चा ये बात जानता है, एक मैग्नेट जब मूव करने लगता है तो उससे बिजली निकलने लगती है। बस मैग्नेट को मूव कराना है, चाहे मैग्नेट को आप स्टीम से मूव करा दो, चाहे जल की धारा उस पर गिरा के मूव करा दो, चाहे जैसे मूव करा दो, बस मैग्नेट को मूव कराना है। तैयार करिए, अगली क्लास में देखेंगे। कल क्वेश्चन आंसर लाने हैं, ध्यान रखिएगा।